हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको बुक्स ना बिल्कुल याद नहीं होती, यानी कि कौन सी बुक कब आई है, किस ऑथर ने लिखी है, उसके क्रम में लगाना, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। और आपने ये भी मुझे बोला था कि मैम आप मुझे आप सब लोगों को हिंदी में कंटेंट चाहिए, बिकॉज़ हिंदी में इतनी ईजीली कंटेंट नहीं मिल पाता। तो ये दोनों रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, और ये सब रिक्वेस्ट मुझे कैसे आई, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैंने बुक्स एंड ऑथर की एग्जैक्टली 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर कराने वाली हूँ मैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो पश्चिमी राजनीतिक विचार है उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है, और मैम सुन रही है, आपका सारी रिक्वेस्ट मान रही है, तो शेयर करना बनता है। क्योंकि जितने, देखो, मैं पहले सैटरडे संडे वीडियोस नहीं डालती थी, बट आप लोगों का जो फ्राइडे का रिस्पांस है बहुत अच्छा आया, तो मैंने सैटरडे भी डाल दिया। अब सैटरडे का रिस्पांस अच्छा आया तो संडे भी वीडियो आ रही है। देख रहे हो कि जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस, जितना आप हमें पॉजिटिव वाइब्स दोगे ना, उतना ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव कंटेंट आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आगने वाले हफ्ते में आपके एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट, आपको जीआरएफ मिल जाए, इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिले, ये मेरी आपके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिपब्लिक नामक एक किताब आपने बहुत सुनी होगी, जो हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, बहुत फेमस, फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बेसिकली फिलोसफी आप बोल सकते हो, दैट इज़ प्लेटो। ठीक है, 375 बीसी में लिखी गई थी। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार द रिपब्लिक में कौन सा सिद्धांत दे रखा है। आपने फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत सुना है, वो इसी बुक से आया है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत सुना है आपका प्लेटो का, कि एक हर एक क्लास, एक मैन है, उसमें वन मैन, वन क्लास, वन वर्क, वन ड्यूटी, यानी कि हर एक समाज को 3 श्रेणियों में बांट रखा है उन्होंने। ठीक है, किंग होते हैं आपके फिलोसफर किंग वगैरह, उसके बाद आपके सोल्जर्स होते हैं, उसके बाद आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 श्रेणियों में बांट रखा है, हर एक को उनकी कार्डिनल वर्चू दे रखी है, और जस्टिस को बोल रखा है कि तीनों को एक संतुलन बनाने के लिए काम करेंगे। और जस्टिस इनका क्या होता है कि एक आइडिया ऑफ गुड है, कि यार हाँ कैसे एक अच्छा समाज बन सकता है, वो है। ठीक है, फिर इनका शिक्षा का सिद्धांत मैंने आपको पूरे अच्छे से बता रखा है, वो भी। अगर आपको प्लेटो के बारे में सारी वीडियोस जाननी है ना, तो मेरे चैनल पे विजिट करो, मेरे प्लेटो के हर एक कॉन्सेप्ट की वीडियोस पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके तो देखो एक बार। ठीक है, और उसके बाद साम्यवाद का सिद्धांत, कि यार कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, वो सब भी उन्होंने द रिपब्लिक में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है बुक नंबर 2, स्टेट्समैन। ठीक है, जो स्टेट्समैन है बुक, वो क्या है आपकी, वो भी प्लेटो की है। इसमें कौन सा सिद्धांत दे रखा है, इसमें स्टेट्समैन क्या होता है कि अच्छे लेवल का जो पॉलिटिशियंस होता है, ठीक है, एक प्रशासन बहुत अच्छे से संभालते हैं, वो सारे लोग को स्टेट्समैन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकतंत्र का सिद्धांत दे रखा है, उनको डेमोक्रेसी पसंद थी कि नहीं पसंद थी, ये मुझे आप बताओगे, और अगर नहीं पसंद थी तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था, ये मुझे बताना। ठीक है, और उनका राजनीतिक विचार, ठीक है, वो आपका स्टेट्समैन में मिलेगा। द लॉज करके एक बुक है, द लॉज में उन्होंने बता रखा है कि कानून का राज, रूल ऑफ लॉ किस तरीके से चलता है। और उसके अलावा एक नॉक्टर्नल काउंसिल है। नॉक्टर्नल काउंसिल बेसिकली इनकी सेकंड बेस्ट स्टेट होती थी, कि अगर कभी गलती से फिलोसफर किंग वाला मेरा आइडिया प्रूफ नहीं हुआ, एक आदर्श राज्य नहीं बन पाया, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि यार अगर हमारा नेट नहीं हुआ तो भाई स्टेट ने वाला हम सेट निकाल लेंगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो पीजीटी निकाल लेंगे, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या बोला कि यार हमारे एक नॉक्टर्नल काउंसिल होगी, जिसमें 10 लोगों के द्वारा हमारा पूरा सरकार चलेगी। राइट, और उसका भी चुनने का मेथड एकदम इन्होंने अनोखा दे रखा था। चौथी बुक आती है द सिंपोजियम, और 5वीं आती है आपकी द अपोलॉजी, दोनों आपकी प्लेटो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम एरिस्टोटल पे, अरस्तु जिसे हिंदी में बोलते हैं, उनकी एक बहुत फेमस किताब, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब क्या है, द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, इसमें इन्होंने बोला था कि यार हमारा जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से पहली बार इनका मतलब क्या होता था कि पहले ना आपके ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में ना स्टेट्स नहीं बोलते थे, सिटी स्टेट बोलते थे। उसका प्रशासन कैसे चलेगा, उसकी राजनीति कैसे चलेगी, उस पर पूरा इसमें टिप्पणी कर रखी है। और एरिस्टोटल आपको पता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाते हैं, फादर ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जूलॉजी, बायोलॉजी, रिटोरिक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के जन्म, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, इन्हीं के द्वारा हो किया गया है।
रियलिस्ट थे, यथार्थवादी थे प्लेटो, और दूसरी तरफ आपके आदर्शवादी थे, आइडियलिस्ट थे। इन्होंने, आपको पता है एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं कितने, 158, और उसके बाद आपकी हर एक स्टेट में को व्याख्या कर रखी है कि अगर एक इंसान सरकार चलाए तो बेस्ट फॉर्म मोनार्की, ठीक है, राजतंत्र, और बेकार वाली फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ऑटोक्रेसी, कि यार हाँ भाई एक मतलब टायरनी, ठीक है, कि यार हाँ कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फ्यू वाले में उन्होंने क्या बोल रखा था कि यार एरिस्टोक्रेसी बढ़िया है और आपकी ये ओलिगार्की बेकार है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैनी वाले में उन्होंने बोल रखा था कि पॉलिटी बढ़िया है और डेमोक्रेसी बेकार है। और इसके अलावा मुझे बताओ कि सब में से सबसे बेस्ट सरकार ये कौन सी मानते थे, वो सब इन्होंने प्लेटो में ही दे रखा है। इवन इनका ना 4 एक कॉजेशन वाली थ्योरी है कि किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो वाला सिनेरियो, कि द फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज। कोई मुझे बताएगा कि ये 4 चीज़ें क्या हैं, तो वो भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटाफिजिक्स, ये बुक भी आपके अरिस्टोटल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है आपके निकोमाकियन एथिक्स, निकोमाकियन एथिक्स बेसिकली आपके अरिस्टोटल द्वारा दिया गया है निको, और इसमें ना उन्होंने वैल्यूज़ की बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला है कि 11 आपकी वैल्यूज़, वर्चूज़ होती हैं, ठीक है, कार्डिनल वर्चूज़ होती है 11, और हर एक वर्चू में ना संतुलन ज़रूरी होता है, यानी कि ना तो आप ज़्यादा डरो, ना तो एकदम डरपोक हो, ना तो आप एकदम डरपोक हो, ना एकदम बिल्कुल निडर हो, बस एक बैलेंस होना चाहिए कि कब क्या करना है। और उसी बैलेंस को, उसी पॉइंट को उन्होंने बोला है द गोल्डन मीन, वो वाला सिद्धांत आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी रिटोरिक। रिटोरिक क्या होता है कि यार हम क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ हम समझाना चाहते हैं जनता को, तो कभी कभार नहीं होता कि हम कॉमेडी के बेसिस में या फिर लोगों को कटाक्ष मार के सार्काज्म से समझाते हैं, तो वो होता है। उसके फादर भी आपके क्या होते हैं, अरिस्टोटल को ही माना गया है, और ये सिद्धांत, ये बुक दोनों आपकी अरिस्टोटल से ही बिलोंग करती है। अच्छा, उसके अलावा आपका ना पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि कन्फ्यूशियस की 5 क्लासिक में से इनमें से कुछ कौन सी बुक नहीं थी, ठीक है। बेसिकली कन्फ्यूशियस आपकी 5 एनालिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, और 5 क्लासिक, 5 क्लासिक वो बुक क्या है, द बुक ऑफ ओथ्स, द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द बुक ऑफ चेंजेस, द बुक ऑफ राइट्स, एंड द स्प्रिंग एंड द ऑटम एनल्स, ठीक है। ये 5 बुक है, इनको याद रखना, क्योंकि इसी के लिए कन्फ्यूशियस जाने जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट है 11th की द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉर बेसिकली आपको पता ही होगा, 3 लोगों ने लिखी है आर्ट ऑफ वॉर में, एक तो माकियावेली है, ठीक है, एक आपके है शुनजू, ठीक है, तीसरे कौन है, क्या वो थुसीडाइडस हैं, मुझे बताओ कमेंट करके कि आर्ट ऑफ वॉर 3 लोगों ने लिखी है, तीनों के नाम मुझे चाहिए। आर्ट ऑफ वॉर में क्या था कि युद्ध और राजनीति में संबंध, कि किस तरीके से युद्ध की क्या कला होती है, कैसे एक प्रिंस को मतलब किस तरीके से युद्ध में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, वो सब इसमें था। अब इनकी मोस्ट फेमस बुक द प्रिंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 1913 में लिखी, 1913 बोल रही हूँ, ठीक है, 1513, और पब्लिश कब हुई थी, 1532। क्यों इतना लेट क्यों हो गया, सबसे ज़्यादा टाइम लगा था इसे प्रिंस को लिखने में। प्रिंस क्या है, बेसिकली माकियावेली की बुक है। इसमें राजनीतिक यथार्थवाद का जो सिद्धांत है ना, कि पॉलिटिकल रियलिज्म जो इनका है, वो इस बुक में दे रखा है। और इसमें दे रखा है कि प्रिंस को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से अपना जो अपने एम्पायर है उसको बचा के रखना चाहिए, किस तरीके से लोगों से मतलब वॉर, मतलब क्या क्या हर एक चीज़ प्रिंस को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे अगर नया कुछ एम्पायर जीता है, नए कोई क्षेत्र या टेरिटरी जीता है, तो उसे कैसे मतलब मेंटेन करना चाहिए, और किस तरीके से संबंध होने चाहिए उसके लोगों के प्रति। यानी वो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो, कि यार राजा से लोगों को डर लगना चाहिए कि प्यार करना चाहिए, तो बोलते हैं डर लगना चाहिए, राइट, ये वाली सारी चीज़ें। फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री, ये भी माकियावेली की है। डिस्कोर्सेस ऑन लाइवी, ये सबसे ही जल्दी लिखी गई थी, ठीक है, दैट इज आपका माकियावेली और अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब क्या होता है, लेवियाथन का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, कि जो आपका जो राज्य है उसका जो प्रमुख है वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है, चुना जाएगा उनको ऐसा नहीं है कि कोई मोनार्की मतलब वाला सिनेरियो, ये वाला नहीं रहेगा। किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने समाज और वैध सरकार का नियम दिया है, सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो दिया है प्रिंसिपल, और एब्सोल्यूट सोवरानिटी होगी किसकी, स्टेट की, यानी कि संप्रभुता, एकदम उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता स्टेट की, ऐसा होनी चाहिए। ये किसने बोला है, थॉमस हॉब ने।
अब थॉमस हॉब की ये 1651 है आपकी लेवियथन, और 1642 में आई है डिक लाइफ। डिक लाइफ में ना उन्होंने क्या बोला था कि जैसे एक उन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वॉर ऑफ ऑल मैन अगेंस्ट ऑल अदर मैन, यानी कि क्या है, सभी मानव का सभी दूसरे मानवों के साथ युद्ध का सिद्धांत उन्होंने दे रखा है। इसलिए उन्होंने बोला था कि यार स्टेट ऑफ नेचर में ना थोड़ा ना ऐसे वॉर वाली सिचुएशन है, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक संगठित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। तो उन्होंने और उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर किसको देनी पड़ेगी, स्टेट को। क्यों, क्योंकि यार लोग तो भाई बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं और वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, स्टेट ही है जो इनको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट बुक आती है डी कॉर्पोर। डी कॉर्पोर किसके द्वारा दी गई है, थॉमस हॉब्स के द्वारा अगेन। नेक्स्ट आती है डी होमाइन। डी होमाइन किसके द्वारा दी गई है, अगेन डी थॉमस हॉब्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ में उनका कानून का सिद्धांत दे रखा है, किसका, थॉमस हॉब्स का। 20th है आपका एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब आता है ये 1690 की बुक है, जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक आपको पता है कि कौन से टाइम से बिलोंग करता है, जिस समय ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको आप ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हो क्योंकि उसमें कुछ खून खराबा नहीं हुआ था, तो उस समय 1688 में हुआ था। तो उस समय के आसपास इन्होंने एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखा था, जिसमें जॉन लॉक इकलौते इंसान मुझे लगते हैं जो बोलते हैं कि यार मनुष्य ना नैतिक और सामाजिक है, ठीक है। उसका ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वॉर चाहता है या लड़ना चाहता है, हमेशा सेल्फिश रहता है, बल्कि इंसान तो डेवलप करना चाहता है, उसे शांति पसंद है, राइट। अगर उनको तुम ढंग से करोगे, ढंग से समझाओगे, ढंग से एक सिस्टम में के अंदर ले आओगे, तो वो शांतिपूर्वक रहेगा, फॉलो करेगा सिस्टम। ये सारी चीज़ें जॉन लॉक का मानना था। नेक्स्ट है कि जॉन लॉक की एक और बुक टू ट्रीटाइज ऑन ऑफ कॉमन, ठीक है। तो टू ट्रीटाइज ऑफ कॉमन में जॉन लॉक बेसिकली सपोर्ट करते हैं आपके लिबरलिज्म को, यानी कि उदारवाद को। क्या बोलते हैं वो पहला तो बोलते हैं फर्स्ट ट्रीटाइज में कि जो रॉबर्ट फिल्मर की एक बुक आई थी पेट्रियार्का, जिसमें वो बोल रखा था कि जो राजा है ना वो भगवान का रूप होता है धरती पे, और राजा के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो जॉन लॉक ने उसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया एंड बोला कि ऐसा नहीं होता, जो राजा है वो किसके लिए है, वो प्रजा के लिए है, ना कि प्रजा राजा के लिए है। और इनफैक्ट प्रजा को पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए कि अगर वो जो राजा है, अगर वो अनजस्ट है, उनके साथ सही से न्यायपूर्वक नहीं काम कर रहा, तो वो जो प्रजा है वो राजा को हटा पाए, मतलब रिवोल्ट कर सके, इतना वो राइट्स देता है। क्यों, क्योंकि जॉन लॉक किसको सपोर्ट करता है, नेचुरल राइट को भी सपोर्ट करता है कि आपकी राइट टू लाइफ है, और राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी है। लाइफ आपकी लिबर्टी, स्वतंत्रता, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार है। तो इसलिए आपके पास फ्रीडम है, तो यार आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा सबकी मानोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक के रूप में बोला जाता है। तो ये इंडिविजुअल राइट्स को, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता देते थे, ठीक है। दूसरा जो उनका ट्रीटाइज है उसमें उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक अनुबंध, यानी कि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा थ्योरी दिया है, जिसमें उन्होंने बोला था कि यार देखो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, इसलिए हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक अच्छा सा सिस्टम लेके आना पड़ेगा, जिसमें हमारा एक स्टेट निकलेगा और दूसरी तरफ हमारे सिविल सोसाइटी निकलेगा, राइट। इन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट आपकी बुक आती है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689, जो किसके द्वारा लिखी गई है, अगेन आपका जॉन लॉक के द्वारा। और ये बोलते थे कि जितनी ज़्यादा धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपका पीस यानी कि शांति बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास होगा। नेक्स्ट है कि सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। एजुकेशन पे 1693 का वर्क है जॉन लॉक का अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुक नंबर 23, जिसको बोलते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 का है, किसके, जीन जैक्विस रूसो, ठीक है। इसमें उन्होंने किसका सिद्धांत दे रखा है, इसमें उन्होंने बोल रखा है कि क्या वैध शक्ति है, यानी कि आपकी लेजिटिमेट पावर क्या है, एंड अधिकार एंड अथॉरिटी, इसका सिद्धांत कि यार किसके पास होनी चाहिए। लोगों के पास ऐसे मौखिक रूप से दे रखी है, बट अगर मैं वैसे देखूं तो रियलिटी में आपकी असमानता ज़्यादा है, ठीक है। तो समानता लाने के असमानता क्यों, प्रॉपर्टी की वजह से हुई है। क्या बोलते हैं कि जनरल विल के एक सामान्य इच्छा के बेसिस पे, जो कि क्या होती है, सम टोटल ऑफ रियल विल होती है तुम्हारी, जो किस पे बेस होती है, तर्क, ठीक है, तर्क संगतता पे बेस होती है। उसके हिसाब से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। ये 1950 की बुक है, किसकी, जीन जैक्विस रूसो। इसमें उन्होंने एक बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट मैंने इसलिए मेंशन करी, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं।
आवर सोल्स हैव बीन करप्टेड, कि हमारी जो आत्मा है ना वो भ्रष्ट हो गई है, इन प्रपोर्शन टू द एडवांसमेंट टू ऑफ आवर साइंसेस। क्यों? क्योंकि जितना जितना हमारा विज्ञान में विकास होते जा रहा है उसी मात्रा में हमारी जो आत्मा है वो उसमें वो भ्रष्ट होती जा रही है। एंड आवर आर्ट्स टूवर्ड्स परफेक्शन, और जितना हम परफेक्ट होए जा रहे हैं, ठीक है, जितना हम साइंस और इसकी तरफ भाग रहे हैं, परफेक्शन की तरफ, आर्ट की तरफ, उतना उतना हमारी आत्मा भ्रष्ट होती जा रही है। क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सारी मुसीबतों की, इनइक्वालिटीज, असमानता की जड़ है, ठीक है, इसलिए ये सबको थोड़ा बहुत आलोचना भी करते हैं। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। इस पे 1755 की बुक है, ये अगेन रूसो की बुक है। इसमें बोल देते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो है आपकी असमानता की जड़। नेक्स्ट है एमिली आपके 1762 की है, जीन जैक्विस रूसो। बेसिकली एक तरीके से मॉडल है आपका कि आज के समय में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, और इसमें उन्होंने प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम की भी थोड़ी तारीफ करी है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, 1755 की बुक है, यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे पूरा विचार था ये आपका, जीन जैक्विस रूसो का। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, साइंस ऑफ लॉजिक बेसिकली 3 वॉल्यूम्स में आया है, 1812, 1813, 1816, ठीक है, किसकी है? आपकी GWF हीगल की बुक है, हैगल भी बोलते हैं कई लोग उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड 1807, किसकी बुक है भाई? हीगल की अगेन। आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेस 1816, किसकी है? हीगल अगेन। देन है आपका फिलोसफी ऑफ राइट एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फिलोसफी ऑफ राइट उनके 1817 का वर्क है आपका हीगल का, और जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है 1837 का, ये इनके मरणोपरांत पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1837 में, ठीक है, आपका हेगल का। नेक्स्ट आती है आपकी द जर्मन आइडियोलॉजी, जो जर्मन आइडियोलॉजी है वो 1946 का वर्क है, किसका? कार्ल मार्क्स का, आप सभी को पता है। और इन्होंने जो प्रावधान ने फिलॉसफी ऑफ पावर्टी दी थी ना, उसको आलोचना करते हुए एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये 1947 लिख रखा है, ठीक है, 18 होना चाहिए ये सारा, ठीक है, ये 18 होना चाहिए, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। ये उत्पाद का सिद्धांत और पूंजीवाद के बारे में मेंशन कर रखा है इन्होंने, कैपिटलिज्म और आपका प्रोडक्शन के बारे में थ्योरी, ठीक है, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण प्रणाली होगी, उसकी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रखा है इस बुक में। नेक्स्ट आती है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, राइट, कार्ल मार्क्स द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1959 का, वो कार्ल मार्क्स का है। इनकी एक और बुक है कैपिटल, जिसको बोलते हो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1959 में आई थी, ठीक है। कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1967 में आई थी, और इसी को ही हम बुक क्या बोलते हैं? दास कैपिटल बोलते हैं। फिर उन्होंने सिविल वॉर इन फ्रांस, उस पर भी बुक लिखी है 1971 में, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट आता है कि ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? दिस इज 1859 JS मिल की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है JS मिल, जो कि व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो 1848 का JS मिल द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है आपका 48 बुक नंबर कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि प्रतिनिधित्व सरकार के कंसिडरेशंस 1861 अगेन JS मिल। नेक्स्ट है कि सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, ये बोलते हैं कि वुमेन का जो सब्जुकेशन है, ठीक है, अधीनता है, वो कैसे है? ये बोलते हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि वुमेन ने खुद स्वीकार करी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेन को इंटरेस्ट है, ठीक है, कि उनकी अधीनता में। और दूसरा इन्होंने बोला है कि वुमेन किसी भी तरीके से अधीन नहीं है, ये JS मिल के विचार है, ये 1869 का वर्क है। इनका एक फेमस वर्क है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, उपयोगितावाद 1861 JS मिल, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में, वैसे मैं आपको पता ही होगा कि JS मिल यूटिलिटेरियनिज्म इसको बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जितने लोगों का भला होता है किसी एक स्टेप लेने से, तो वो स्टेप सही है, ठीक है। सो उसको पहले सपोर्ट करते थे, फिर बाद में आलोचना करने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार देखो थोड़ा ना आपका डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा अंतर है, कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें दूसरों के राइट्स को, अधिकारों में कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पहुंच रहा है तो ऐसा स्टेप सही नहीं हो सकता और स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है, हार्म प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक ऑब्लिगेशंस, ये किसका है? TH ग्रीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका।
नेक्स्ट है द होली फैमिली 1845, कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल के साथ मिलके दी थी। नेक्स्ट है आपका वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है, वैल्यू हो किसी चीज़ की, प्राइस उस पर और प्रॉफिट, ठीक है, ये भी कार्ल मार्क्स का है। 46 है आपका फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट्स के टुकड़े, एक तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन हुआ इसका, ये जेरेमी बेंथम द्वारा दी गई थी। 47 है आपके पास एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस 1879, ये किसका है, ये भी जेरेमी बेंथम का है। एंटी ट्यूरिंग 1848, ये है आपका फ्रेडरिक एंजल्स का। इम्पीरियलिज्म यानी कि आपका उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, क्या है, पूंजीवाद की सबसे हाईएस्ट स्टेज है, 1917 में लेनिन ने बोला था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना चाहिए, 1902 में लेनिन की बुक थी। तो ये हो गए आज की 50 बुक्स, और ये यूनिट 2 है जो, इस पे मैंने 100 बुक्स बना रखी है, बट आपको धीरे धीरे मिलेगी, कल मिल जाएगी ये बाकी की 50 बुक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब आप जितना इसे शेयर करोगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। सो ये सब कि एक दिन में मैं 2-2 भी डाल दूंगी, लेकिन शर्त वही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, आपको दिन में 2-2 बार कंटेंट मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर JRF, एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताओ कि भाई कैसा लगा लेक्चर्स, कोई डाउट है वो बताओ, कोई सजेशन है वो बताओ, आपकी सजेशन सुने जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।